हेलो एवरीवन। आज हम समसूत्र विभाजन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए, समसूत्र विभाजन क्या होता है। विभाजन की वह विधि जिसमें एक मातृ कोशिका दो या दो से ज्यादा कोशिकाओं में टूटती है और उसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है, तब उस प्रकार के विभाजन को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसके नाम में स्पष्ट है, सम यानी समान, सूत्र यानी गुणसूत्र, यानी बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में यदि गुणसूत्रों की संख्या समान है तो उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, और यदि बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाए तो उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लेकिन अभी हमें इस वीडियो के अंदर सिर्फ समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, समसूत्री विभाजन के अंदर कोशिका किन किन घटनाओं से गुजरती है या समसूत्री विभाजन किन चरणों में पूरा होता है, वो इसके अंदर हम आज थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, समसूत्री विभाजन को हमने एक डायग्राम के जरिए दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ पर आपको थोड़ा इसका फ्लैश पड़ रहा होगा लाइट का, उसकी असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये हमारे पास एक मदर सेल है, मातृ कोशिका, यानी वह कोशिका जिसमें आगे जाके विभाजन होना है, सामान्य अवस्था के अंदर है। जब इसमें विभाजन होता है, यानी कि जैसे ये कोशिका इंटरफेज से एम फेज, माइटोटिक फेज के अंदर प्रवेश करती है। पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं इंटरफेज और माइटोटिक फेज क्या होते हैं, यह विभाजन की अवस्था क्या होती है। जैसे ही विभाजन की अवस्था में या माइटोटिक फेज के अंदर एक कोशिका प्रवेश करती है, इसमें विभाजन प्रारंभ होना शुरू होता है, तो अनेक चरणों की सहायता से इस कोशिका के अंदर विभाजन होता है। तो समसूत्र विभाजन के अंदर मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं, जिसमें से पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये 4 अवस्थाएं हैं समसूत्र विभाजन की, जिनसे होकर कोशिकाएं गुजरती है। सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब देखिए, इन अवस्थाओं के अंदर कोशिकाओं के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मदर कोशिका के अंदर, मदर सेल के अंदर आप देख सकते हैं, ये केंद्रक है, बीच में ये कोशिका है और बीच में केंद्रक है, और ये इसके अंदर उलझा हुआ, गुथा हुआ क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है, जिसको हमने डीएनए नाम दिया। जैसे ही कोशिका प्रोफेज के अंदर जाती है, ये डीएनए या इसका क्रोमेटिन मटेरियल सारा का सारा संग्रहित हो जाता है और गुणसूत्रों का रूप ले लेता है। ये हमने इस प्रकार से इसमें गुणसूत्र बनाए 4। मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, टोटल 46 होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। तो हमने यहाँ पर मात्र सुविधा के लिए कितने बनाए, 4 बनाए। ये प्रोफेज के अंदर होता है। इसके अंदर मुख्य रूप से कोशिका के आकार में थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगी और इसका जितना भी मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल, सारा का सारा संग्रहित होकर गुणसूत्र के रूप में आ जाएगा। प्रोफेज के बाद जो अगली अवस्था आती है, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ मेटाफेज में आते आते आप देखेंगे कि जो केंद्रक झिल्ली थी चारों तरफ से, वो केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, केंद्रक झिल्ली समाप्त हो जाती है, और इसके अंदर जो गुणसूत्र थे, वो गुणसूत्र अपने आप को एक रेखा के अंदर, एक लाइन के अंदर व्यवस्थित कर लेते हैं। और मेटाफेज के अंदर ही एक महत्वपूर्ण घटना और घटती है। हमने आपको बताया था, एक कोशिकांग तारककाय, सेंट्रोसोम जिसको हमने नाम दिया था, तारककाय पाया जाता है। इस तारककाय के अंदर 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, 2 तारक केंद्र। ये तारक केंद्र अपने आप को कोशिका के 2 ध्रुवों के ऊपर व्यवस्थित कर लेते हैं मेटाफेज के अंदर, और इन दोनों तारक केंद्रों से ये तरकु तंतु, स्पिंडल फाइबर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। और इन तरकु तंतुओं के बीच में सभी के सभी गुणसूत्र अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। ये सारी की सारी घटनाएं मेटाफेज के अंदर होती है। मेटाफेज से अगला जो चरण है वो है एनाफेज। एनाफेज में आप देख सकते हैं, ये जो तरकु तंतु है, ये स्पिंडल फाइबर है, ये दोनों ध्रुवों की तरफ इन गुणसूत्रों को खींचने लगते हैं, और ये जो गुणसूत्र हैं बीच में से टूट कर, ये जो बीच में गुणसूत्र हैं, 2 सूत्र हमने इसके बनाए, एक सूत्र टूट कर ऊपर चला जाएगा, दूसरा सूत्र नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से एनाफेज के अंदर जो गुणसूत्र है वो दोनों ध्रुव की तरफ जाने लग जाते हैं, और साथ में इसके अंदर कोशिका द्रव्य में भी धीरे 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 अंदर की तरफ दबाव बनना शुरू हो जाता है। एनाफेज से जैसे ही टीलोफेज अवस्था आती है, टीलोफेज की अवस्था आते आते दोनों ध्रुवों के अंदर केंद्रक का या केंद्रक झिल्लिका का निर्माण पूर्ण हो जाता है, और दोनों ध्रुवों के अंदर गुणसूत्र अलग अलग पहुंच जाते हैं। तो यहां से यहां तक आने में आपने देखा कि प्रोफेज से लेकर टीलोफेज तक आने में आपने देखा कि एक केंद्रक था और वो केंद्र कितने में बट गया, 2 केंद्रक में बट गया। इस सारी घटना को हम केंद्रक विभाजन कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस।
कैरियो का मतलब केंद्र, काइनेसिस का मतलब विभाजन, यानी कि प्रोफेज से लेकर टीलोफेज तक आते आते केंद्र दो भागों में बढ़ जाता है। दोनों भागों के अंदर क्रोमेटिन की समान समान मात्रा चली जाती है। अगला चरण जो है वो अंतिम चरण है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बाहर की तरफ कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य और कोशिकांग, वो सभी एक दूसरे के, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो G2 फेज होती है, G2 फेज के अंदर कोशिका के जितने भी कोशिकांग होते हैं वो संख्या के 2 गुने हो जाते हैं, क्योंकि कोशिका का विभाजन करना है, प्रत्येक कोशिका के अंदर प्रत्येक कोशिकांग जाना चाहिए। तो कोशिका द्रव्य में अगले चरण के अंदर विभाजन हो जाता है। जैसे लास्ट टीलोफेज अवस्था के बाद जो अगला चरण होता है उसमें कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और एक कोशिका टूटकर 2 कोशिकाओं के अंदर बदल जाती है। ये जो 2 बनने वाली कोशिकाएं हैं इसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं या पुत्री कोशिकाएं कहते हैं, ये डॉटर सेल्स। तो हमने देखा कि इस पूरे चरण के अंदर हम मदर सेल से चले, मातृ कोशिका से, और अंत में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ। दोनों कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान है, 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पर भी 4। इसीलिए इस प्रकार के विभाजन को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के गुणसूत्रों के बराबर होती है। और ये जो अंतिम चरण है ये कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस कहलाता है, जिसमें दोनों पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार से एक कोशिका विभाजन में मुख्य रूप से 2 घटनाएं घटती हैं, एक केंद्र के विभाजन की घटना और दूसरी कोशिका द्रव्य विभाजन की घटना, जिसमें से पहले घटने वाली घटना है केंद्र विभाजन, यानी पहले केंद्र का 2 हिस्सों में विभाजन होगा, उसके अंदर दोनों के दोनों में जेनेटिक मटेरियल डीएनए या क्रोमेटिन हो जाएगा। अंतिम घटना है कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस, उसमें कोशिका द्रव्य और कोशिकांगों का विभाजन होगा और 2 अलग अलग कोशिकाएं बन जाएंगी और इस प्रकार एक समसूत्री विभाजन पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत ही साधारण से तरीके से हमने आज जानने का प्रयास किया कि समसूत्री विभाजन क्या होता है और इसका नाम समसूत्री विभाजन ही क्यों है, क्योंकि इसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा और इससे आपको कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।